गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आपके चेयरमैन डॉक्टर सीए नवीन शर्मा साहब ने बताया कि हमारे बीच में क्या कॉमन है। हेल्थ इज वेल्थ, बट वहीं तक कॉमन है। उसके बाद तो हम और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने और आपने 10वीं तक मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ी, उसके बाद हम इधर आप इधर। हम आपके पास कब आते हैं? जब वेल्थ ज्यादा होती है। इसके बाद कम है वो तो आपके पास आता नहीं। आप हमारे पास कब आते हो? जब आपके पास हेल्थ कम होती है। यहाँ भी अलग है। आपके सबके टाइटल लिखे हुए हैं, सीए ऋषि गुप्ता, सीए पारस जैन। हमारे यहाँ अगर सीए लिख देना तो पता है उसका क्या मतलब होता है? हम लिखते हैं सीए स्टमक, यानी स्टमक का कैंसर। हम लिखते हैं सीए ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट का कैंसर। हम लिखते हैं सीए सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर। तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम जो हमसे बिल्कुल अपोजिट लोग हैं, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो आदत स्वभाव में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, उनके साथ मिलना बहुत जरूरी है। तभी अंडरस्टैंडिंग, तभी साथ मिलके रहना आ पाता है। और हमसे मिलना तो जरूरी है। अब जैसा रुचि मैम ने कहा, अब आप लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। आप सब 30 से तो कम ही हो गए स्टूडेंट्स जितने हैं। कितने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए? इसका मतलब कि इवन एट योर एज यू आर हैविंग प्रॉब्लम। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं भी खड़े किए, उनके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो तो मेरी उम्र के हैं, उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो आप चाहे वो जोड़ घटाने वाले लोग हो, लेकिन हेल्थ के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे हमें भी इनकम टैक्स और बाकी टैक्स के बारे में जानना जरूरी है। Isn't it? So that is the origin of जयपुर स्वास्थ्य चर्चा। हम सब महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से आए हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, कुछ लोग हो सकता है किसी का इलाज कराने या किसी को देखने गए हों। So we are part of a medical university, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी और भी बहुत सी स्पेशलिटीज़ हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड स्पेशलिटीज़ हैं, उनके कॉलेजेस हैं। Why we call it medical college and hospital? Because we are a hospital where we treat patients, but we are a medical college also where we teach doctors so that they get their MBBS degree. We teach those who have already got MBBS from some other college and come to us to get the higher degree, which is MD or MS. उतना ही काफी नहीं है। We also teach those who are already MD and MS, and they come to get the third level degree, which is DM or MCH. जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है। So we are a medical college also. But हॉस्पिटल में कौन? आप हॉस्पिटल में कब जाते हो? जब आपको कोई प्रॉब्लम है, जब आपके फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम है, आप तब जाते हो। यानी यू आर ए पेशेंट, यू हैव अ डिजीज, यू हैव अ प्रॉब्लम। Health is different from that. Disease is a negative term. Disease is a problem. Health is a positive term. तो हेल्थ के बारे में भी जानना जरूरी है और डिजीज के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। अगर आपको जो बातें आज हम कुछ बताएंगे या और कभी कोई सेशन करेंगे, अगर हमने किसी भी डिजीज का आपको एक अर्ली सिम्टम बता दिया और आपके घर में वो सिम्टम आपको दिखा, तो आप अलर्ट हो जाओगे कि हाँ, मेरे अंकल को, मेरी बुआ को, मेरी मासी को ये प्रॉब्लम है, इनको ये बीमारी हो सकती है। और फिर आप उनको कहोगे या फोर्स करोगे कि आप चेकअप कराइए, बीमारी जल्दी पता चल जाएगी, उसका इलाज आसान हो जाएगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि खर्चा कम होगा और उसका आउटकम बेटर होगा। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पॉजिटिव हेल्थ के बारे में जानना ज़रूरी है, खासतौर से आप लोगों के लिए। अगर इस एज में आप पॉजिटिव हेल्थ रखोगे, तो जब मेरी एज तक पहुँचोगे तो मेरे जैसे जवान देखोगे। इसलिए जरूरी है जो मैंने बताया। आपको नहीं होगी डिजीज, ज्यादातर जो डिजीज के बारे में हम बात करेंगे शायद आपको डायरेक्टली ना लागू हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनका ख्याल रख पाओगे। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो
that is the origin of Jaipur Swasthya Charcha. We thought that patients come to us for disease, but we will go to people to educate them, to tell them, to make them aware about health, and that is why we call it a charcha. चर्चा मीन्स कि हम कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन, कोई लेक्चर नहीं आपको दे रहे हैं. हमारे पास एक पैनल है, ऑलरेडी उनको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैं और थोड़े सिंपलर टर्म्स में इंट्रोड्यूस करूंगा. आज का जो पैनल डिस्कशन होगा, डॉक्टर ललित मोहन शर्मा साहब मेरे कोलीग हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. मेडिकल ऑन्कोलॉजी मीन्स वो ब्रांच जो कैंसर को डील करती है. मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स कि जो कैंसर का इलाज मेडिसिन से, यानी कीमोथेरेपी जिसको कई लोगों ने नाम सुना होगा, तो ही इज अ स्पेशलिस्ट इन दैट. आज शायद कैंसर की उतनी बात ना हो, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर ललित ने बहुत जगह, राजस्थान के जगह जगह पर जाके वो लोगों को एजुकेट करना, बच्चों को डिजीज़ के बारे में पढ़ाना, पब्लिक को पढ़ाना, हेल्थ कैंप्स करना, तो इस चीज़ के हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के वो वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं. दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू मॉडरेट द पैनल डिस्कशन टुडे. देन वी हैव डॉक्टर पूर्वेश पारिक, जैसा आपने पहले बताया गया. डॉक्टर पारिक साहब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो इंडिया का जाना माना, आई डोंट थिंक कोई ऐसा बच्चा इसमें इस समय होगा जिसने उसका नाम ना सुना हो. सबसे फेमस, सबसे रेप्यूटेड, सबसे प्रेस्टिजियस कैंसर हॉस्पिटल. वहाँ पर क्लिनिकल हीमेटोलॉजी, यानी हीमेटोलॉजी मीन्स जो ब्लड की बीमारियाँ हैं उससे संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है, उसके बहुत लंबे समय तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे. बहुत सारे उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो उनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आपने सुना होगा, कुछ ब्लड की डिजीजेस, खासतौर से जो ब्लड कैंसर होता है, उसके लिए जो एक बहुत असरदार ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तो हिंदुस्तान में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की स्थापना है, उसमें डॉक्टर पारिक साहब का बहुत अहम रोल रहा है. हमारे राज्य में, हमारे शहर में और मेरे कॉलेज में मेरे कोलीग हैं. उसके बाद हमारे साथ हैं गर्विता. गर्विता इज अ डाइटिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट. डाइट और न्यूट्रिशन में क्या फर्क है? डाइट वो है जो सब खाते हैं, जो आप खाते हैं. न्यूट्रिशन वो है जो वो बताएंगी कि क्या खाना चाहिए. मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मुझे पिज्जा और बर्गर बहुत पसंद है. मैं जब वो बोलेंगी तो मैं काम बंद कर लूंगा. बट और अगर आप मरीज हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये उसकी एक्सपर्ट है. तो पूरे हॉस्पिटल में जितने पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको क्या खाना मिलना चाहिए, जब वो घर जाएंगे तो वो क्या खाएंगे, ये और इनका डिपार्टमेंट उस बारे में मरीजों को सलाह देता है. उसके बाद मेरे साथ हैं डॉक्टर अंचिन. तो बताया गया कि वो इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं, वो तो हैं ही, बट शी इज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन. देखने में नहीं लगती हैं, शी इज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, वेरी सीनियर डॉक्टर. तो वो आपको डिफरेंट डिजीज़ के बारे में जो डॉक्टर ललित उनसे सवाल करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने डॉक्टर ललित से भी रिक्वेस्ट किया है कि हर थोड़ी देर में वो आपसे पूछेंगे कि आपको हाथ खड़ा करके कोई सवाल, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, या इवन अनरिलेटेड बट नॉट इंडिविजुअल प्रॉब्लम. दिस इज नॉट ए कंसल्टेशन, दिस इज एन एजुकेशन. तो जनरल आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो बीच में इंटरप्ट करके डॉक्टर ललित से पूछ सकते हैं. और शीबा है. शीबा तो बहुत खतरनाक है. हम तो मरीज को देखते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, उसके कुछ सीटी स्कैन, MRI करते हैं, तब बीमारी पकड़ते हैं. ये तो देखते ही और बात करते ही बीमारी पकड़ लेती है. शी इज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. तो बच के रहना, जो बोलोगे वो समझ जाएंगी कि आपके मन में क्या चल रहा है. अब आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई. डॉक्टर ललित उसके डिटेल में जाएंगे. जिसको बोलो देखो वो स्ट्रेस्ड है, वो टेंस है, वो एंक्शस है, वो सैड है, तो ये सब का इलाज शीबा करेंगी. तो ये मेरे पैनल हैं. बट इस पैनल से अलग भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप बीच में डॉक्टर ललित को हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी विल फॉलो आवर ओन रूटीन. सो विद दैट इंट्रोडक्शन आई वुड नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर ललित टू कंडक्ट द पैनल डिस्कशन. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. पूरा जोश में है? वेरी गुड. सो वी विल गो इन ए फ्लो.
We will talk very general basic aspects. आप लोगों को बोर नहीं करेंगे एंड बीच में आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे। कपूर साहब और पारिक साहब के पास में काफ़ी सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं, जो सही जवाब देते जाएंगे सवालों का उनको चॉकलेट भी इनाम के रूप में मिलेगी। मेरी स्लाइड दिखा पाएंगे कोई? इधर स्लाइड डिस्प्ले करेंगे और मुझे स्लाइड से देखेंगे आप। आपने कहा था पारिक, तो जैसा बात कर रहे हैं, सबसे पहला है कि व्हाट इज हेल्थ। सो आप में से कौन बता सकता है? एक तो परिभाषा हो चुकी है हेल्थ इज वेल्थ। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री फॉर दिस पार्ट कि हेल्थ इज वेल्थ? वेरी गुड। सो आप सभी लोग तो वाकई सीए हो और सब लोगों को है। तो लाइफ में तीन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इफ समवन इज आस्किंग यू कि आप तीन में से कौन सी चीज कम ले सकते हो या कौन सी चीज माइनस करोगे, तो क्या जवाब दो? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, दीज आर थ्री एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ। तो कौन सी चीज है जिसको आप माइनस करना चाहोगे आउट ऑफ ऑल दीज थ्री? अच्छी यदि हेल्थ नहीं है, आपके पास में अच्छी हेल्थ नहीं और वेल्थ है, तो क्या करोगे? So happiness is most important part in life. आपके पास पैसा कम ज्यादा है चलेगा, पर मन में खुशी नहीं है तो पैसा लेके भी क्या करें? और अच्छी हेल्थ हो लेकिन मन में खुशी नहीं हो तो भी क्या करें? So happiness remains top most thing. पैसा कम ज्यादा हो, हेल्थ ऊपर नीचे हो, बट हैप्पीनेस एंड हेल्थ, these are two important thing. वेल्थ जो है वो इट इज बियॉन्ड हेल्थ। जो वेल्थ है वो अलग चीज आके अलग कंपोनेंट है। So we'll be talking briefly about the health related aspects. तो ये कॉमन डेफिनेशन है। तो हम जो कॉमनली देखते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। सो डॉक्टर शिवा आपसे शुरू करता हूँ मैं। जो कॉमनली देखा जाता है कि सोशल वेलबींग नहीं है, अनहैप्पीनेस है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो हाउ डू यू एड्रेस? इधर से माइक आप सर से ले लेंगे, ये बोल दूं माइक का। गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे सर बता रहे हैं, हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट होता है, राइट? एज वी कैन सी इट्स अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल। सो फिजिकल हेल्थ वो एस्पेक्ट है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? जो हमको ऑब्जर्वेबल रहता है, जिसके लिए हमारे पास एविडेंस रहता है। बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स मेंटल हेल्थ एक ऐसा इश्यू है जो हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन जस्ट अगर बताऊं तो मेंटल हेल्थ इज हु यू आर, राइट? आपका मूड, आपका इमोशंस, आपका बिहेवियर, योर एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेसर्स। अब सबके लाइफ में स्ट्रेस है, एवरीवन हैज एग्जाम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली में कुछ अलग स्ट्रेस है, राइट? रिलेशनशिप्स का भी स्ट्रेस होगा आपके एज ग्रुप में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड, राइट? सो इन सब चीज़ों का कई चीज़ों पे असर पड़ता है कि नहीं? अगर मन खराब हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, कंसंट्रेशन नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं है, टीचर से डांट पड़ती है। You see the effects that your mood and your emotion can have on your entire life. So mental health is that aspect which is not only affecting you, but it is affecting different domains of your life. It is affecting your relationships with other people also. Very good, thank you. डॉक्टर अंचिन, जो कॉमनली हेल्थ वाली बात है जो हम लोग किताब में डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनीथिंग ओवर एंड अबाउट दिस? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे आयरनी अबाउट हेल्थ इज, हम सबको हेल्थ के लिए कुछ करना है, हम सबको अच्छा खाना है, पर हमको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है। So health is some very common questions every single day. All diabetics, hypertension, normal people, everybody would come and ask me, कि हम healthy कैसे रहें, हम exercise कैसे करें? And even if you give them a lecture for 1 hour, 2 hour, it is a discipline, right? So जो health होती है, that is not only physical health, the way you sleep, how you relax, how you exercise and nutrition. So the main 4 pillars of health है। ये नहीं कि हमने exercise कर ली और हम 2 घंटा सो रहे हैं तो भी आप healthy नहीं होंगे। जितना इफेक्ट आपको 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट है, उतना ही मेंटल रिलैक्सेशन, एज डॉक्टर शिवा से, प्लस एक्सरसाइज
and nutrition. So 4 pillars have to work together to form a balance for health. So health again, as I keep saying, कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज भी आप ही को करनी है और हेल्दी भी आपको ही खाना है. We'll talk about in detail in next question. So I think मैडम ने सही बताया कि हेल्थ इज ए वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ डिसिप्लिन. ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर्स के पास हेल्थ है, इट्स अ डिसिप्लिन, वी ऑल नीड टू फॉलो दिस पार्ट. सो दीज आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ. सो ये बात हम कर चुके हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एस्पेक्ट जो डॉक्टर शिवा जी ने बताया अभी. सो दीज ऑल आर, काफी लोगों को गलतफहमी रहती है कि यदि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो इट इज द गुड हेल्थ. काफी लोग सोचते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा, तो हेल्दी हूँ. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, यू मे गेट समथिंग एल्स जो आपको खुद को पता नहीं होता. कॉमन पब्लिक का यदि सर्वे करें, आज इस हॉल में सबका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक करें तो करीब आप हमारे 10-11% लोगों का जो नॉर्मल है, जो अपने आप को चेक नहीं करवा रहे, उनमें एब्नॉर्मलिटी मिल जाए. और जब हम किसी को नॉर्मल पर्सन को चेक करते हैं, पीपल ऑलवेज फील कि तो डॉक्टर जो है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आए हैं, ये तो है, इनका तो कुछ अलग इंटरेस्ट है, ये तो जबरदस्ती हर एक को बीमार बता देते हैं, इन्वेस्टिगेशन बताएंगे और ट्रीटमेंट बता देंगे. सो दिस इज कॉमन मैन्स रिएक्शन. आप देखिए मेजर जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो 4 मेजर प्रॉब्लम है. एक हार्ट डिजीज है, दूसरा डायबिटीज है, तीसरा कैंसर और चौथा रेस्पिरेटरी. ये 4 मुख्य बीमारियां हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. ये सबसे ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है. और इन चारों के जो हम कारण देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देख रहे हैं, स्मोकिंग हो गया, टोबैको का यूज हो गया, अल्कोहल, न्यूट्रिशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी चीजें इनका मेन कारण है. तो इन सब में कॉमन फैक्टर्स है. इनमें से काफी चीज है जो हमारे हाथ में है. कॉमन मैन को क्या होता है, अचानक हार्ट अटैक होता है. अभी हम लेक्चर सुन रहे हैं, शाम को घर जाते हैं, पता लगा कि सही उस समय तो सही बैठे हुए थे, अचानक कैसे हुआ. और डॉक्टर के पास जाके भी कहते सब अचानक कैसे हो गया. अचानक कुछ नहीं होता लाइफ में. बॉडी हमको सिग्नल देती है, टाइम देती है, हम लोग नए चेकअप करवाते हैं, नए बॉडी के अलार्म्स को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं. एंड जब एंड इवेंट आती है तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं. देन वी से कि अचानक कैसे हो गया. सब मेरी तो खाने पीने की आदत कुछ गड़बड़ है ही नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, इसका मतलब मैं तो स्वस्थ हूँ. तो दीज आर कॉमन थिंग्स. तो ये 4 मुख्य बीमारियां हैं. इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम और बात करेंगे. तो जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वो इट इज लाइक जीन्स लोड द गन एंड लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर. तो किसके जैसे फैमिली हिस्ट्री किसी की है, मदर फादर को, मेरे माताजी पिताजी को डायबिटीज है तो मुझे भी रिस्क होगा, उनको ब्लड प्रेशर आई है मुझे भी रिस्क होगा. लेकिन मैं वो रिस्क तो खत्म नहीं कर सकता हूँ. अपना लाइफस्टाइल यदि मैं कंट्रोल रखूँ, वेट कंट्रोल रखूँ, एक्सरसाइज, डाइट, सारी चीजों पे ध्यान रखूँ, तो मेरा कुछ हद तक बचाव हो सकता है और टाइमली पता लग गया तो मैं प्रॉपर इलाज कराऊँ. तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. भारत में आज की तारीख में 2 लाख किडनी की रिक्वायरमेंट है जो ट्रांसप्लांट के लिए जरूरत है. लोग बैठे हुए जिनके डायलिसिस हफ्ते में 1 बार 2 बार हो रही है. वो क्यों है? डायबिटीज की वजह से गुर्दे खराब. आंखों का जो अंधापन है उसमें डायबिटीज एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जो अंधे हो जाते हैं लोग. इट इज इरिवर्सिबल चीज. सो दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज. तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर, अगेन डॉक्टर अंचिन से पूछना चाहूंगा. डॉक्टर अंचिन, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है उसके बारे में कॉमन मैन के लिए आप बताइए. यंग एज में यूजुअली जो बड़ा आजकल देख रहे हैं, कल परसों ही महात्मा गांधी में द यंगेस्ट person who came had a heart attack, who was 24 years old and he was a smoker. So ऐसा नहीं है जैसे पहले मिथ होता था कि यंग लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, but yes, आजकल early ages में भी you can see heart attack. Again, one, the gene is genetics play a role. Second, lifestyle. So if you are smoking, you are taking excessive alcohol, you are obese, you are not doing any physical activity, and by physical activity I mean नई guidelines के accordingly that and it is for everyone. A girl who's very thin, a boy who's obese, or a girl who's obese or thin, being thin or being obese, again both जो चीजें होती है, अगर आपका BMI 18 से कम है और आपका BMI 25 से ज्यादा है, both are risk factors for liver disease, heart disease, everything. ऐसा नहीं कि हम पतले हैं तो हमारे को कोई बीमारी नहीं लगेगी, वो भी बीमार होते हैं. So physical activity is again 300 minutes per week.
जो पहले हम 150 बोलते थे, 300 मिनट्स पर वीक मीन्स एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर 5 टाइम्स अ वीक. सो वन, इफ यू डू फिजिकल एक्टिविटी आपको नहीं होगा. द रिस्क फैक्टर्स अगेन फॉर हार्ट डिजीज वुड बी, अगर ओबेसिटी हो गया, फैमिली में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, मेल जो होते हैं दे आर अगेन एट रिस्क. Females beyond 55 years of age, not before that, 55 years of age, you become equally effective for, risk factor for heart diseases. Symptoms जो होते हैं everybody knows. अगर आपको हल्का सा भी चेस्ट पेन होता है, चलने में घबराहट होती है, पसीने आते हैं, नॉट एग्जाम से पहले जो पसीने आते हैं वो वाला नहीं, पर चलने से जो आते हैं, सांस फूलने लगती है, कुछ भी होता है, नॉट इन यू बट इन योर ग्रैंड पेरेंट्स, इन योर पेरेंट्स जो पहले आराम से सीढ़ी चल रहे थे, अब आपको बोलते हैं कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, तो इनका मतलब उनको कोई ना कोई हार्ट की एलमेंट हो सकती है. तो ऐसे पेशेंट्स का चेकअप कराना इज मैंडेटरी फॉर हार्ट. थैंक यू. सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप लोगों के मन में कोई सवाल है बीच में हार्ट से रिलेटेड पूछना चाहें कुछ? तो अगर आपको चलने में दिक्कत आने लगी, इसका मतलब बॉडी की डीकंडीशनिंग भी होती है. अगर आपका हार्ट ठीक है, आपका लंग्स ठीक है, आपको अनीमिया नहीं है, खून की कमी इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर फॉर कमजोरी आना. और जैसे मैम ने बोला, B12 डेफिशिएंसी तो इतना कॉमन है इंडिया में, उसकी वजह से भी लोगों को चलने में, आपका हीमोग्लोबिन ठीक होगा पर B12 कम होता है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है. तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, बॉडी विद एज, वी यूज अ वर्ड फॉर डीकंडीशनिंग. आप पहले 2-3 किलोमीटर चल लेते थे, अब आप 1 किलोमीटर चल पाते. इट्स बिकॉज योर बॉडी इज नॉट इन दैट हैबिट ऑफ, आपका एवरी सिंगल डिकेड, जैसे आप 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स, आप 40 और 20 को कंपेयर नहीं कर पाते, है ना. तो जैसे आई बिकेम 40 क्रॉस किया तो मेरे को ऐसे लगने लगा मैं भी थकने लग गई हूँ. सो एज इज डेफिनेटली अ नंबर एंड यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप बट डेफिनेट स्टेप टू इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी विद एज. थैंक यू. डॉक्टर पारिक सर, I'll try and answer his question. एक उनका सवाल का जवाब दे दूं. आपको चलने में दिक्कत है, लेकिन all tests are saying that आपको कुछ नहीं है. तो उसका 2 कारण हो सकता है. एक तो आपको डॉक्टर शिवा के पास जाना पड़ेगा कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम है क्या, और दूसरा आपको डॉक्टर चेंज करना होगा क्योंकि जो भी टेस्ट किया है वो इनकम्प्लीट है. Some other tests are there. Yeah, you had some question. Yes. Exercise in any form is always good. But तो मैडम ने कैसे क्या बताया, 5 hours a week and moderate exercise. ऐसा नहीं कैजुअली हाथ में हाथ लगा के बीवी के साथ चला, वो चलता नहीं है. You have to, your heart rate has to increase. You have to have the heart rate increase. Then it is sufficient exercise. And that heart rate should increase not from mental chemistry but by physical activity. So I think this is very important कि जो brisk walking है that is more important. हम walk करें, हमारी heart rate बढ़नी चाहिए, हमारी सांस की रेट बढ़नी चाहिए, पसीना आना चाहिए हमको. That is brisk walking. और एक स्टेप 40 मिनट की वॉक करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है. We try कि 40 मिनट में 4 किलोमीटर करीब हम कवर करें. Dr. Arjun, correct me if it is right. I also feel that खाली वॉक करने से बॉडी अगेन बिकम्स कंडीशन टू इट. तो लोग बोलते हैं हम तो वॉक कर रहे हैं पर नहीं हो रहे. वन, आपको ब्रिस्क वॉक करनी है. ब्रिस्क वॉक इज, आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए व्हेन यू आर वॉकिंग, एंड अगर आप 10 की स्पीड से 1 किलोमीटर कर ले 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, दैट इज फाइन. क्लॉक बिटवीन 9.5 minutes to 10 minutes. 1-2 वेरिएशन इन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टेंटली वॉक ही करते से कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी कम होगी, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ये कम हो जाएंगी. बट इफ यू वांट टू लूज वेट देन ओनली वॉकिंग डज नॉट हेल्प. यू नीड टू पुट इन योगा, एरोबिक्स,
जुम्बा और वेट ट्रेनिंग अगेन इज समथिंग जो हम लोग कोई नहीं करना चाहता। हमें लगता है जिम जाएंगे, जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में डंबल से भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डअप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन पीपल हु आर टर्निंग ओल्ड, बिकॉज मसल जो होगी वो आपको जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती है। इफ यू डोंट एक्सरसाइज योर मसल्स देन इट विल नॉट हेल्प। सो वेरिएशन इन एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट रादर देन ओनली वॉकिंग। हाँ मुझे So second, yes sir. सर का सवाल है कि काफी सारे डॉक्टरों की डेथ ट्रेडमिल करने से हुई है। पारिक सर जवाब दे पाएंगे। जो जब सबसे स्ट्रेनियस एक्सरसाइज क्या है, मैराथन रन करना। एंड इन मैराथन यू विल सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स occur in the last 500 meters. Why is that happening? तो मैं घड़ी देखता हूँ, मेरे 2 घंटा में खत्म होना चाहिए, अभी 1 मिनट बाकी है, तो मैं एकदम स्ट्रेस ज्यादा ले लेता हूँ। तो ट्रेडमिल पे भी जब भी एक्सपायर होता है कोई भी, वेदर इट्स अ डॉक्टर अदरवाइज, दे आर ट्राइंग टू डू मोर देन देयर बॉडी कैन डू। So if you gradually increase, that will not happen. If you suddenly increase, then that's a problem. So I think moderation में सब चीज जैसे देखिए, अगर पिछले 5 साल मैंने 10,000 रुपए इनकम दिखाई और छठे साल में 10 लाख दिखा दूं, तो आप या आपके फ्रेंड जो इनकम टैक्स वाले को आएंगे ना, वही है। तो सेकेंड इम्पोर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट आज की मॉडर्न लाइफ का, दैट इज डायबिटीज। एंड इट इज सेड इंडिया जो है डायबिटीज का गढ़ है। सो अगेन टू डॉक्टर पुलकेश पारिक सर, डायबिटीज के बारे में बताइए कि क्या रिस्क फैक्टर है और कैसे बचा जाए। So my age is 65 years. How many in the audience are 65 years? Nobody. Since the last 12 years, I have got diabetes. Okay, but because I am a doctor, I know the importance of controlling diabetes. And my aim is that I should live up to 100 years. How many wants to live up to 100 years? Raise your hand. Excellent. So if you want to live longer, you have to make sure that you control your illness. So early diagnosis, regular checkup is very important. और एक बार चेकअप हो गया, डायबिटीज है पता चल गया, तो उसके लिए सही इलाज होना चाहिए। Whether it's tablets, whether it's injection, whether it's walking, whether it's exercise, regular, consistent treatment is necessary. But even more important at your age is how to prevent diabetes. And preventing diabetes is looking after diet and exercise. और वो तो कोई करना नहीं चाहता। आप देखो 15 जुलाई को जो भी आर्टिकल चल रहा है उसका कंडीशन क्या होता है? 11 बजे 12 बजे तक सीए के ऑफिस में काम करते रहता है, और 1 अगस्त को क्या कंडीशन रहता है? सडनली टोटली रिलीज, so then you go out, see a movie, eat hamburger, whatever. So there can be cheat days, but you have to do everything in moderation. If you think कि नहीं मुझे तो पूछने वाला मैं तो बहुत यंग हूँ, तो फिर डूब गई। एक और इम्पोर्टेंट जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू आता है वो स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक है कि सडनली हम रात में सोए या अचानक पैरालिटिक अटैक हो गया, किसी का एक हाथ पैर रह गया, किसी का खाना जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा, बाबूजी रात में सही सोए, सुबह उठे, चाय का कप नहीं पकड़ पाए, पानी का ग्लास नहीं पकड़ पाए, हाथ से गिर रहा है, तो दैट इज स्ट्रोक। सो डॉक्टर अंशिन, अगेन टू यू, क्या क्या कारण स्ट्रोक के और पैरालिटिक अटैक लगवा के हो सकते हैं और कैसे बचाव? Risk factors more or less is the same as heart, because दिमाग की आर्टरी बंद हो या हार्ट की आर्टरी बंद हो, it's the same, the mechanism is the same. So more or less the risk factors are same. वही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अब ब्रेन में हैज अ स्पेशल दिस थिंग कि उसमें या तो ब्लीड हो जाता है, ब्रेन में अपन ब्लीड भी हो सकता है, या दिमाग की खून की नस बंद भी हो सकती है, 2 चीजें होती हैं। सो किसी पेशेंट को जो हम, ये बहुत कॉमन है, प्लीज एवरीबडी शुड लिसन टू दिस, हमारे को बीपी है, हम कंट्रोल नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी हो जाता है, वैसे हमारा बीपी ठीक रहता है, हमारे को बीपी के कोई सिम्टम नहीं होते, हमारे कोई सर दर्द नहीं होता, हमारे पाँव में सूजन नहीं आती। Once you have BP, please get it checked very regularly. अगर आप लाइफस्टाइल करेंगे तो हो सकता है बीपी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए, विदाउट मेडिकेशन पॉसिबली आप आ जाएंगे, नॉट मैंडेटरी, राइट। बट अगर आपने बीपी की दवाई नहीं खाई, एक दवाई खाने से हम नहीं मरेंगे, लेकिन
एक दवाई ना खाने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. ईदर योर आईज विल गो, और यू विल हैव अ किडनी डिजीज, और यू विल हैव अ स्ट्रोक, ब्रेन में हैमरेज, और यू विल हैव अ हार्ट अटैक. Once you have any of these, never ever you will be able to live the same life. This is for everyone. हमको ऐसा लगता है कि हमने 4 दिन दवाई नहीं खाई, छोड़ के देख लेते हैं, क्या पता हमारा बीपी सही हो गया, और डॉक्टर तो ऐसे ही खिलाए जा रहे हैं हमें. ऐसे कोई नहीं खिलाता. आपके रिस्क फैक्टर्स इतने सारे होते हैं दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम. तो बीपी की दवाई स्पेशली कभी मिस नहीं किया करनी चाहिए. बाय बिकॉज शूट अप जो होता है बीपी, उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज के बहुत कॉमन रीजन होता है वो. So you have hypertension is one of the most common causes of stroke, diabetes, dyslipidemia, alcohol, smoking. Again, risk factors are the same. One more thing, as you grow old, beyond 40 or beyond 35, I would suggest that yearly you should get a health checkup done. Incidentally बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं. ये जो एक मिथ होता है कि हम टेस्ट कराएंगे, हमें कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी तो रहने ही दो, नहीं कराएं तो ठीक रहता है. जो जैसे सर ने शुरू में बोला ना कि अगर हम नहीं कराएंगे, फिर जब एंड में डॉक्टर के पास आते हो कि हमें कुछ नहीं था, हमें पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो अचानक कभी भी नहीं होता है. आपकी फैमिली अगर हिस्ट्री है, जो लोग ओबीज हैं, लाइफस्टाइल खराब है, स्ट्रेस है, और यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड एवरी ईयर फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स लिपिड, जो हम इग्नोर करते थे. कोलेस्ट्रॉल सुना ना, कॉमनली अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया. तो इंटायर पैनल इज देयर. कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, लिपिड प्रोफाइल जो आपकी डिरेंज होती है, और वो हार्ट अटैक, लिवर खराब, ब्रेन हैमरेज इनके या स्ट्रोक के रीजंस होते हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू गेट चेक इफ यू हैव रिस्क फैक्टर प्लस बियॉन्ड 40 इयर्स ऑफ एज. आप लोगों के मन में कोई और सवाल कोई पूछना चाहते हैं? यस सर. मोस्ट ड्रेडेड जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज लगती है वो है कैंसर, और कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स इन सब में ही मिलते जुलते हैं. डॉक्टर गर्विता जी से पूछूंगा मैं, हमारा डाइट का कैंसर से क्या संबंध है? कौन सी डाइट है जो कैंसर को प्रिवेंट करती है, कौन सी बढ़ाती है? सो डाइट एग्जैक्टली पूरी तरह कंट्रोल नहीं करती है कैंसर को. कैंसर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, विच माइट बी जेनेटिक, विच माइट बी लाइफस्टाइल रिलेटेड. लेकिन डाइट से और लाइफस्टाइल से हम काफ़ी हद तक कैंसर के ऑनसेट को प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं. इसके लिए जो डाइट, पहली बात तो जो डाइट हमको कैंसर प्रोन बनाती है would be high fat, high sugar, ultra processed and processed food, convenience foods जो हम लेते हैं आजकल हमारी लाइफस्टाइल में, क्योंकि वही ज़्यादा इजी है, कन्वीनियंट है इसलिए. एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट, जहाँ पे हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हमको एडिक्वेटली नहीं मिल रहे हैं. एंड उसके अलावा लो फाइबर डाइट्स, हाई फैट डाइट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमको कैंसर से या तो बचा सकती हैं या कैंसर की ओर ले जा सकती हैं. कपूर साहब से पूछना चाहूंगा, जैसे आंतों के कैंसर सर तेजी से बढ़ रहे हैं आजकल, फूड पाइप का, बड़ी आंत का, तो क्या उसका डाइट से कोई संबंध है किसी तरीके? जैसा गर्विता ने बताया कि हाई फाइबर डाइट यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आजकल मोटा अनाज बहुत पॉपुलर हो रहा है. They have been shown to reduce the risk of cancer of the intestines, especially जो large intestine है. जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा खाते हैं और फाइबर इंटेक कम है, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर का रेट हमारे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन अब हमारी भी क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल चेंज हो रही, तो हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है. एक चीज़ और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर ललित ने जो ये फोटो लगाई है, आई एम श्योर बायोलॉजी तो 10th तक पढ़ी है ना सबने, तो ये क्या दिखा रहा है? हाँ, वेरी गुड. तो लंग्स की जगह उन्होंने सिगरेट दिखाई है, इसलिए क्योंकि स्मोकिंग का और लंग कैंसर का तो बिल्कुल सबको पता है. बट डॉक्टर ललित से मैं सवाल इनसे पूछूंगा, ये आपको बताएंगे कि स्मोकिंग से खाली लंग कैंसर नहीं, और भी बहुत से कैंसर होते हैं. ललित एक बार पीछे जाएं, वो आपकी जो स्लाइड जिसमें टिक 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 था, उस पर मैं इसमें देखो, और पहले ये सब टॉपर कौन है इसमें? तो माई रिक्वेस्ट, माई प्ली, माई अर्ज, और आप सबके पेरेंट्स से भी बढ़ाऊं, माई ऑर्डर,
स्मोकिंग। सबसे खराब चीज जो इस दुनिया में है वो यही है। सरकार नहीं बंद करेगी क्योंकि उसको पैसा मिलता है। पेरेंट्स बंद नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी सुनते नहीं हो। टीचर्स को तो पता भी नहीं होता क्योंकि आप छुप छुप के। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो करते हैं प्लीज ये वाली स्लाइड दिमाग में रख लो। और अगर आप नहीं करते हो लेकिन आपको पता है कि आपका फ्रेंड करता है या करती है तो उसको रोको। और जो नहीं करते हैं वो ये आज अपने मन में ठान लें कि इसमें नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्कोहल लो, लेकिन अल्कोहल को 2 ही नंबर मिले हैं। अल्कोहल इज लेस डेंजरस, डेफिनेटली इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। As a doctor, I cannot tell you, I cannot say कि alcohol low, but smoking is definitely more harmful। और दूसरा कौन टॉपर है? Obesity माने overweight। तो एक तो देखने से पता चल जाता है कि आप overweight हो या नहीं, और अगर देखने से नहीं पता चल रहा है तो अपना मोबाइल निकाल लो, अपना वेट उसको डिवाइड करो अपनी हाइट से। जिसकी हाइट 1.65 है, 165 सेंटीमीटर है, 1.65 से डिवाइड करो। जो नंबर आए उसको फिर उससे डिवाइड कर दो, तो जितना आ गया, जो अंशिल कह रही थी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, 18 और 24, मैक्सिमम 25, इसके बीच में एटलीस्ट जो पीछे बैठे हैं उनका इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 25 से ऊपर है आपका तो आप ओवरवेट हो। और ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। लिपिड तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्लूकोज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री आपको मिली है, पेरेंट्स तो बदल नहीं सकते। तो यही 2 चीजें। स्मोकिंग और कैंसर थोड़ा सा ललित जरा बच्चों को बताएं। सब क्वेश्चन वेरी ट्रू। स्मोकिंग डॉक्टर ललित से बेहतर, जयपुर राजस्थान में स्मोकिंग के इल इफेक्ट से बेटर आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। तो मैं ललित से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट स्मोकिंग के बारे में बच्चों को जरूर। तो एक तो एक्टिव स्मोकिंग हो गया, जो हम लोग सब डायरेक्ट स्मोक कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग हुआ कि मैं सिगरेट पीऊंगी सॉल में तो उसका धुआं आप सब तक जाएगा। तो दैट इज पैसिव स्मोकिंग, हम नहीं पी रहे हैं। एक आदमी घर में सिगरेट पी रहा है, घर वाले बाकी नहीं पी रहे, बट उन सबको भी स्मोक तो जा रहा है। एंड मेनी टाइम वी आर सीइंग कि जो पर्सन पी रहा है उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी वाइफ को कैंसर हो गई, एंड विल टेक हिस्ट्री, पता लगता है उसको कुछ नहीं हुआ। दैट वाइफ इज नेवर स्मोकर। सो पैसिव स्मोकिंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैंसर रिलेटेड बर्डन है। थर्ड, ये तो सेकेंड हैंड स्मोक हुआ। एक थर्ड हैंड स्मोक और होता है, तो उसमें आगे की जो सिगरेट पीते हैं उसके धुआं के पार्टिकल्स इधर उधर जमा हो जाते हैं। दैट आल्सो लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। पैसिव स्मोकिंग का यदि हम या सेकेंड हैंड स्मोक से बचना चाहें तो करीब 20 फीट का डिस्टेंस मानते हैं कि जब वो सिगरेट का धुआं सामने वाले को हार्म नहीं करेगा। तो 20 फीट बचाव रखना तो मुश्किल काम होता है। बस में, रेलवे स्टेशन पे, दुकान पे, सब जगह हम देखते हैं स्मोकर सब जगह। और हमारी यूथ जो है खास तौर से, वो तो स्टेटस सिंबल बना हुआ है कि सिगरेट घूमे हो तो मजाक में, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, वो हो, बियर की बॉटल हाथ में हो, पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हो तो सोचते लाइफ बन गई है, फिर तो जीवन का महान है। तो दीज आर रिस्क फैक्टर्स। यस सर, बात कर रहे थे, कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और वैसा ही हम बन जाते हैं जो जैसा खाना खाता है। तो गर्विता जी, हेल्दी डाइट और अच्छा स्वास्थ्य सात्विक भोजन के आप बताइए। हेल्दी डाइट एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फिर भी कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हेल्दी डाइट के जो ओवरऑल कांस्टेंट रहते हैं सभी के लिए, किसी भी कॉमन मैन के लिए। उसका सबसे फर्स्ट मोस्ट फैक्टर होता है कि आपकी डाइट जो है, आप जो खाना खा रहे हैं, इट शुड प्रोवाइड एंड इट शुड फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी होनी चाहिए आपकी डाइट से। इसका मतलब ये भी है, एडुकेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूरी होनी चाहिए, बट एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट राइट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो आप ऐसी डाइट जिससे आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है और उससे ना टॉक्सिसिटी हो रही है किसी न्यूट्रिएंट की और ना ही डिफिशियंसी हो रही है, वो आपके लिए हेल्दी डाइट है। सो एनी डाइट विच इज न्यूट्रिशनली एडिक्वेट फॉर यू इज टर्म्ड एज हेल्दी डाइट। एंड उसमें 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम सभी को पता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट।
तीनों होने चाहिए, किसी भी चीज़ को हमको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू हैव अ कंडीशन which requires specifically elimination of a particular or more macronutrients or micronutrients from your diet. उसके अलावा ये सारी जो macronutrients हैं आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और फाइबर, इन सब का एडिक्वेट इनटेक इज हेल्दी डाइट फॉर अ कॉमन मैन। थैंक यू। आप लोगों के मन में ये पूछिए प्लीज। देखिए, एक तरफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में हमारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम दुबले पतले हैं, स्किन आप देख रहे हैं पील ऑफ हो रही है, ये ऐसे बच्चे भी हैं जो हॉस्पिटल में हैं। और दूसरी तरफ जो हो रहा है वो काफी सारे मालन्यूट्रिशन वाले मैकडोनल्ड्स और ये पिज्जा हट, बर्गर, दुनिया भर के जितने आउटलेट खुल रहे हैं वो है। आप देखें चॉकलेट और एप्पल की तुलना यदि करें तो इसमें कीमत दोनों की करीब करीब बराबर है, लेकिन आप किसी को एप्पल यदि खिलाएं तो आदमी खुश नहीं होता है, और बच्चे भी हमारे खुश नहीं होते, चॉकलेट ही मांगते हैं बच्चे। तो जो हमारा दिल है वो गलत चीज ही मांगता है हमेशा। दिल की कितनी सुननी है वो हमको सोचना है। ये मैलन्यूट्रिशन की आप देख रहे हैं जो मैकडोनल्ड्स और उसमें कॉमन चीज है। एक तरफ ये है, सो दिस इज मॉडर्न इंडिया एंड ये रूरल इंडिया। आज भी ये वाले सीन काफी सारे हॉस्पिटल्स में है और वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग। दोनों ही मैलन्यूट्रिशन की गिनती में आती है, दोनों ही खराब है, एक्सेस भी और उसका लैकिंग भी। ये आप देख रहे हैं क्या हालत है। हम लोग सोचते पार्टियां करने के लिए वजह है जीवन के लिए, फिर हम कहते हैं वेल्थ ज्यादा हो जाए आदमी तो मजे में। ये आप देख रहे हैं काफी कॉमन होता है, ये भी कॉमन होता है। एंड ओबेसिटी तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया। एंड हम लोग सब एक दूसरे को कहते हैं इतना तो सबके ही चलता है, तो आजकल सबके होता है, जुगाड़बाजी नहीं चलती है। ये सब बीमारियां जब होती है देन इट लीड्स टू प्रॉब्लम। ये आप देखते हैं जो जंक फूड अवेलेबल है हर घर में, जब भी अपने पार्टी होती है कुछ भी होती है, वी ऑल आर टेम्प्टेड टू यूज ऑल दीज थिंग्स। एडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो एडल्ट्रेशन से बच पाना बड़ा मुश्किल काम है, बट जैसे सर ने बताया अपने हाथ में जो चीज है वो हम जरूर करें। अब ये डाइट से रिलेटेड है, जैसे 5% कैंसर का सीधा संबंध अपना डाइट से होता है। अभी आप लोग कोई सवाल बता सकते हैं, नमक तो खास सभी खाते हैं नमक, तो कितनी नमक की जरूरत हमको एक दिन में, कितना बता रहे? आटे में डाला ये तो बोल बोल जवाब, आटे में जो डाल दिया वो 2 ग्राम नहीं, गलत है तो 2 ग्राम। तो कॉमनली क्या होता है कि हम लोग सॉल्ट जो है एक्स्ट्रा डालते हैं, जनरली इट इज अराउंड 3.5 to 4 ग्राम सॉल्ट जो है वो डेली आपको जरूरी है। और आप देखिए सॉल्ट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्ट से ये डॉक्टर सुरेंद्र रेड्डी है जो यूएस बेस्ड कार्डियोलॉजिस्ट है, इन्होंने चेन्नई में रिसर्च करी दैट जो रिक्शा पुलर्स थे उनमें भी हार्ट अटैक हुआ, दे वर डाइंग ऑफ दैट। जबकि कॉमनली मानते हैं हार्ट अटैक जनरली ओबेज में, एफ्लुएंट में जो ज्यादा खाते हैं उनमें होता है। देन इन्होंने रिसर्च में साबित किया कि जो लोग ज्यादा सॉल्टी चीज खाते हैं उनमें भी हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। हम लोगों में से काफी की आदत होती है कि हर चीज में ऊपर से नमक डालें, वो आदत हमें छोड़ देनी है और हमें चाहिए कि नमक कम से कम ले। तो आप देख रहे हैं करीब 2 मिलियन डेथ जो है पर ईयर नमक जो है वो WHO बोल रहे हैं कि नमक कारण है। और आप देखते हैं इंडिया में क्या बोल रहे हैं, डेली सॉल्ट इंटेक ऑफ इंडिया ने डबल दी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट। ये 1 महीने पुराना ही WHO का आर्टिकल। यस प्लीज। पार्डन डॉक्टर अंजुन बताएंगे ये जवाब। सॉल्ट का डिफरेंट वैरायटी। फूड फैट इज एवरीवेयर, सो रॉक सॉल्ट ले या जो भी सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट में थोड़ा सा प्रोसेस्ड नहीं होता है, बट इट इज इक्वली इफेक्टिव एज द नॉर्मल सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, एज इन 4 to 6 ग्राम्स पर डे, ऊपर से नहीं डालना है। नमकीन में सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है। हमारा यदि हम देखें ना कि इंसान कैसे थे, तो हमको दिस इज आवर, हमारे जो पूर्वज थे वैसे थे, दिस इज हाउ वी बिकेम। ये लास्ट में इंसान बना और अब क्या हो गया, हम लोग ऐसा बन गए। तो हम खुद ही अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करते हैं और फिर हम कहते हैं सरकार ऐसा नहीं करती है, एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है। जो हमारे हाथ में वो तो कर ले हम कम से कम। हमारे घर में, मेरे खुद के घर में हमारे बच्चे खाना अलग से बाहर से मंगवाते हैं 70% टाइम। हम जो खाते हैं, हम और माता पिता, वो हमारे बच्चे नहीं खाते, और जो वो खाते हैं वो हम नहीं खाते।
तालमेल तो बना के रखना है, तो वो बाहर से मंगवाते हैं। सो दिस इज कॉमन स्टोरी इनफैक्ट। सो हमें खाना वो खाना है जो हमारी दादी नानी खाती है, दैट इज गुड फॉर अस। हमारी खुद की परिधि में जो प्लांटेशन है, जो अनाज उगता है, दैट इज गुड फॉर अस। गेहूं आजकल तो मोटा अनाज का ट्रेंड है, मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। सो अकेला वीट जो है उसके बजाय कपूर साहब कुछ बोलना चाहेंगे सर, वीट और एनी अदर सीरियल्स? तो वीट हो या कुछ भी हो, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्राइमरीली। तो उसके लिए हमको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने बोला था, किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फूड, हर एक साल में एक फूड सुपर फूड बन जाता है और एक फूड जो है वो विलन बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ भी एलिमिनेट करने की जरूरत है या सिर्फ एक ही खाने को हमारी पूरी डाइट का सोर्स बनाते हैं। जरूरी है कि हम वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करें, हम गेहूं भी कंज्यूम करें, हम दूसरे हमारे जो अनाज हैं वो भी कंज्यूम करें, और हम मिलेट्स जो हैं, जो भी काफी ट्रेंड में है, वो भी यूज करें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी भी चीज को एलिमिनेट करना जरूरी नहीं है। अगर वीट की बात करें तो दो चीज, एक तो फुल्का रोटी जो घर में बनती है, और दूसरा वीट ब्रेड। ये समझ लीजिए कि वीट ब्रेड में वीट की मात्रा बहुत ही कम है, एक्चुअली मैदा पूरा भरा हुआ है उसमें। तो वीट ब्रेड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रोटी फुल्का दैट वी हैव। ओबेसिटी हम देख रहे हैं, ओबेसिटी का क्या हालत है। गरीब आदमी भी अपने पीठ के ऊपर अनाज की बोरी लाद के जीवन यापन कर रहा है, और अमीर आदमी भी जो है वो इक्वली है। तो दिस इज वेरी कॉमन। आप लोग तो मुझे सब हेल्दी नजर आ रहे हैं, बट दिस इज कॉमन सिनारियो। तो इंडिया में द ओबेसिटी नाउ बिकमिंग ए मेजर प्रॉब्लम रादर देन कि दुबले पतले और मैरास्मिक होने के। इंडिया में ओबेसिटी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। तो हम काफी बात इस मामले में कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि जो ये फूड है, आर्टिफिशियल फूड्स है, जो डीनेचर्ड फूड है, दे आर हाईएस्ट ऑफ द रिस्क हेल्थ हजार्ड जो करते हैं। दीज फूड जो हम लोग ये बहुत खुशी खुशी खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, दीज आर डेंजरस टू अस, सो वी नीड टू अवॉइड दीज। ये बात भी हम कर चुके हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। एडल्ट्रेशन की बात भी हम कर चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पारिक साहब से पूछना चाहूंगा कि सर, डॉक्टर पुरवीर पारिक सर, आप इसको इलाबोरेट कि कैंसर के क्या क्या वार्निंग साइंस हैं और कैसे इसको आम आदमी को हमको ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ इस पे जो लिखा हुआ है वो काफी नहीं है। अगर आपकी स्वास्थ्य में कोई भी परिवर्तन और वो परिवर्तन एक हफ्ते या 2 हफ्ते से आगे चलता रहे, तो आपको डॉक्टर को जरूर मिलना है और चेकअप करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 40 की उम्र के बाद हर साल एनुअल चेकअप करना जरूरी है। इसमें जो लिखा है वो तो कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। स्पेशली अगर आप तम्बाकू खाते हैं, तो तम्बाकू के खाने की वजह से टेस्ट चला जाता है, या तो मिर्ची ज्यादा लगती है, या तो मुंह खोलने की मुश्किल हो जाती है। क्रिसमस जिसको बोलते हैं, मुंह नहीं खोलता है। ये सब और अर्ली साइंस ऑफ कैंसर बिफोर द कैंसर एक्चुअली। तम्बाकू के बारे में बात की तो मैं यहाँ कोई है जो एग्रीकल्चर फैमिली से है, जो खेती करते हैं, आपने कभी तम्बाकू की खेती करी है? अगर आप देखें तम्बाकू के फील्ड में फेंस की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो फेंस इन द टोबैको फार्म। व्हाई? बिकॉज आदमी के सिवाय कोई भी जीव जंतु तम्बाकू को टच नहीं करता है। Only human beings are consuming tobacco. You can imagine nobody else, no living creature, no insect, no animal, no bird wants to touch tobacco. So that is how dangerous it is. So कैंसर के बारे में हम कुछ हद तक बात कर चुके हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स की बात हम कर चुके हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं कई सारे सीरियल्स में खतरों के खिलाड़ी और ऐसे ऐसे दिखाते हैं, जिसमें हमारे यूथ जो है वो ये देख के टेम्पटेड होते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हम भी करें, एंड दे आल्सो कीप कॉपिंग। और आप देख रहे हैं काफी सारे हमारे फिल्म स्टार जो हैं वो भी हमको ये चीजें प्रमोट करते हैं। और इस साल की जो थीम है नो टोबैको डे की,
वो भी यही थी कि कैसे हमारी जो इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री, वो यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और हम यूथ को कैसे बचा सकते हैं। फिल्म स्टार जब ये सब मुंह में लेते हैं करोड़ों रुपए मिलते हैं और हमको क्या मिलता है, कैंसर हॉस्पिटल की फाइल खुल जाती है और फिर धक्के खाते रहते हैं चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए। पीयर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो काफी हद तक होती है। स्मोकिंग से याद आ गया, तो कितने लोग हैं पुराने मूवीज देखते हैं हिंदी? अरे नहीं, आगे वाले नहीं, बच्चे। अच्छा, लेकिन एक गाना मत देखना वो देवानंद वाला कि फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मुझे लगा कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा तो सब सेफ हैं। तो ये पुरानी मूवीज में बड़ा था, पुराना होता है कि फिर से मैं बोलूंगा, टॉपर है स्मोकिंग, उससे दूर रहना। तो ये आप देख रहे हैं स्मोकर्स या टबाको जो यूज करते हैं, पूरा शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, नॉन कैंसरस, काफी लोगों की ये उंगलियां गल जाती है, हाथ पैर में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, पैर काटने पड़ जाते हैं, हाथ काटने पड़ते हैं, इम्पोर्टेंस हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, कैंसर हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। दिस ऑल इज रिलेटेड टू टोबैको। जिस हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, हर दूसरा पेशेंट जो कैंसर वार्ड में भर्ती है उसको टोबैको रिलेटेड कैंसर। अनफॉर्चुनेटली कैंसर होने के बाद भी लोग छोड़ना नहीं चाहते। सो वी आर एवरीवन कि आप लोग भी इसमें कोशिश करें उनकी छुड़वाने की। ये उसको छुड़ाने का डॉक्टर शिवा जी जो है वो अलग से इलाज करती है, 1-to-1 सेशन करके इनसे फिक्सअप कर सकते हैं। आप देखें कि काफी लोग ये मानते हैं कि सिगरेट पीना जो है वो स्टेटस सिंबल है और सिगरेट पीने में लोग मानते हैं कि शायद बीड़ी के मुकाबले ये नया खिलौना है। देखिए आप देखो इनको क्या जरूरत पड़ गई ये सब करने की, लेकिन जुबान केसरी बुलवाते हैं। केसरी कितना सम्मानजनक वर्ड है, केसर से केसरी बना, कितना सम्मानजनक। और इसका क्या किया, एक जुबा केसरी के बाद में दूसरा जुबा केसरी। और अब तो 4-4 हो गए, तो कैसे भी शामिल है। हटा नहीं सर, जिनका आप हटाने की कह रहे हो वो हटे नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें नुकसान है। फिर बोले कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जो पैसा आएगा उसको मैं चैरिटी में डोनेशन में दे दूं। बट आप देखें कि ये इनको क्या जरूरत पड़ी जुबा केसरी, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, हो सकता है 5वां भी आ जाए। आप देखें वी कंसीडर देम सुपर हीरोज, है ना, हम हीरो ही नहीं बोलते, सुपर हीरो बोलते। असली सुपर हीरो कौन है? जो यहाँ पे बैठे हुए आपके सामने, दीज आर सुपर हीरो। तो बीड़ी ज्यादा नुकसानदायक है कि सिगरेट? बीड़ी ज्यादा है। वेरी गुड, आप लोगों का सही आंसर है। आप देखिए बीड़ी में सारी चीजें, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सब चीज बीड़ी में ज्यादा है। और बीड़ी का कोई रेगुलेशन, कानून कायदा हिंदुस्तान में मजबूती से नहीं चल रहा। गुटखा और बीड़ी दोनों का कोई कानून कायदा लागू नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके। ये इंडिकेटर्स आप देखिए, 1% डाइज एवरी 10 मिनट्स ड्यू टू ओरल कैंसर। जब से हम बैठे हुए हैं आप सोचो 8-10 लोगों की डेथ तो तंबाकू से हो चुकी है। दिस इज डेथ, नॉट डिजीज। तो दिस इज वेरी सीरियस इशू। आप देख रहे हैं ये क्या हालात हो जाते हैं, जिंदा ही एकदम मुर्दे समान है। COPD जिसको बोलते हैं, डॉक्टर अंशिन देखती है ऐसे मरीज का, ऑक्सीजन लगातार रहती है, न खाना खा पाते हैं, न सांस ले पाते हैं, बस जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जिसमें उंगलियां गल जाती है, खून की दौरा कम हो जाता है, सब तंबाकू के परिणाम। तो टोबैको आपको बता चुके हैं काफी सारी चीजें करती है, गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम करती है। ये रिस्क जो है टोबैको रिलेटेड है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है सर्वाइकल कैंसर। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ का कैंसर है? कोई बता सकते हो कहाँ का? विच पार्ट ऑफ बॉडी सर्वाइकल? और मैडम करिए स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा सर्वाइकल किसको बोलते हैं? एक जना तो बता दो, नहीं तो हमको तो बहुत डिप्रेशन आएगा। नी को बोलते हैं। सो सर्विक्स जो है ना, वो अपना बॉडी का जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसका लोअर मोस्ट पार्ट है, जो यूट्रस के नीचे का पार्ट है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। और वहां का कैंसर इंडिया में
नंबर 1 कैंसर है रूरल फीमेल, और ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और अच्छी बात यह है कि जितनी बीमारी वायरस से है उसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल। जैसे कोविड वायरस से था तो वैक्सीन अवेलेबल, पोलियो वायरस से है तो उसकी वैक्सीन अवेलेबल, मीजल्स जो है उसकी वैक्सीन अवेलेबल। सो ऐसा HPV के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, और इंडिया, भारत सरकार ने वैक्सीन लॉन्च कर दी है। हमारा चुनावी जो लास्ट बजट था उसमें भी घोषणा हो गई थी 9 साल से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीनेशन 2 डोज उसकी करवाई जाएगी। इससे 6 कैंसर का बचाव संभव। एक वैक्सीन 6 कैंसर, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि इतना जबरदस्त बचाव हो सके। 6 कैंसर में मेनली जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर, मेल फीमेल के, लैट्रिन के रास्ते का एनल कैंसर, और एक ओरोफेरिंक्स का जो गले का कैंसर होता है उससे भी ये वायरस जनित 20-25% में होता है, उसका भी बचाव ये 2 डोज वैक्सीन से संभव है। तो आप सबके घर में जिसमें भी अपनी बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल है, उनको ये वैक्सीन जब भी अवेलेबल होती है लगवानी। आज भी ये वैक्सीन अवेलेबल है, बट अवेयरनेस जरूरी है। सरकार यदि फ्री भी कर देगी और हमको पता नहीं है कि क्या वैक्सीन है तो हम तो नहीं लगवाएंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सब लोगों को ये वैक्सीन के बारे में पता रहना चाहिए। हमने भी हमारे हॉस्पिटल में एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसमें बच्चों को HPV के बारे में हम अलग से टॉक लेते हैं। अब तक करीब 5000 बच्चों को हम वो टॉक दे चुके हैं, सो दैट अवेयरनेस रहे। एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू आता है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम सोनोग्राफी कराते हैं, फैटी लीवर की सबका आ जाता है काफी लोगों का, एंड सब उसको डॉक्टर भी मानते हैं तो नॉर्मल है। कपूर साहब ने भी जयपुर स्वास्थ्य चर्चा भी फैटी लीवर पे अलग से एक दिन का सेशन किया था। सर आप विस्तार से बताएंगे कि फैटी लीवर क्या है और क्यों हमको ध्यान रखना है फैटी लीवर से? फैटी लिवर, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मींस कि लिवर में जो फैट है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो दैट इज एन एबनॉर्मेलिटी। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉजेटिव फैक्टर है और जो कंट्रोलेबल है वो अगेन ओवरवेट है, विच देन इज रिलेटेड टू डाइट। सो डाइट, ओवरवेट, देन ऑफ कोर्स अदर कंडीशंस लाइक डायबिटीज। डायबिटीज में बहुत ज़्यादा होता है। ये भी देखा गया है कि अगर आप डायबिटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करें तो वो फैट कम किया जा सकता है। तो फैटी लिवर इन इटसेल्फ डजंट कॉज एनी सिम्टम्स, डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम्स। आप अदरवाइज हेल्दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप जब एक ये स्पेशल तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, उससे पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है फैटी लिवर डिजीज, यानी वो डिजीज में कन्वर्ट हो गया, जिसमें आपके जो लिवर के टेस्ट हैं, जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, अगर आप वो कराएंगे तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आएगी। और जब ये ज्यादा होता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो फिर उससे लिवर में इरिवर्सिबल, अभी तक तो रिवर्सिबल है, अगर आप डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, डायबिटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करें तो वो रिवर्स हो सकता है। फिर वो इरिवर्सिबल स्टेज होता है कि फैट की जगह लिवर में फाइब्रोसिस यानी स्कार बन गया। जैसे मान लीजिए मुझे खरोंच लगी, थोड़ा सा ब्लड हुआ, थोड़ा सा वो लाल सा जमा हो गया, लेकिन फिर स्किन नॉर्मल हो जाती है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर कट गया तो उसका जो स्कार है वो तो परमानेंट है, वो तो ठीक नहीं होगा, वो तो ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही लिवर में होता है और अल्टीमेटली फिर उससे लिवर की जो लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज होती है जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, यानी लिवर पूरा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और उससे फिर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जॉन्डिस, लिवर का फेलियर, ये सब हो सकता है। तो बेटर है कि अपने वेट को कंट्रोल में रखा जाए, अपनी डाइट को जैसा गर्विता ने बताया उस हिसाब से लिया जाए, एक्सरसाइज की जाए, लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी हो। अगर डायबिटीज है तो उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाए, अल्कोहल ना लिया जाए, और अगर लिया भी जाए तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, इनफ्रीक्वेंटली। ये सब चीजें जरूरी है। डॉक्टर शिवा ने पहले बताया मेंटल हेल्थ, पर ये हम देखते हैं मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इसमें हम देखते हैं कॉमनली एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज होती है। डॉक्टर शिवा आप बताएंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ हमारी, स्ट्रेस, बर्नआउट हो रहा है, और ये आंकड़े बताते हैं कि देखो भारत में और आउटसाइड में काफी लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, डिप्रेशन, सुसाइड्स। आप देखें कोटा में हाईएस्ट सुसाइड्स होते हैं बच्चों में,
So what is the reason for that? So in general itself, statistics अगर देखो, more than 60 to 65 million population in India is diagnosed with a mental illness. But this is only reported cases. The statistics also show 80% of cases are undiagnosed, which means इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, at least 8 out of 10 people have some kind of mental health issues, right? But the biggest problem is the stigma around it. क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कहेंगे अरे ये तो पागल है, इसको तो कोई मानसिक बीमारी है, इसका ऑल दीज, ये सारी जो स्टिग्मा आता है, इसी वजह से वो द केसेस गो अनरिपोर्टेड, एंड जो केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं ऑलमोस्ट 98% केसेस उन्हीं में, अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं तो कंफर्म सक्सेसफुल सुसाइड्स उन केसेस में देखा जाता है. बिकॉज इन आवर सोसाइटी एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज क्या होता है कि वी आर नॉट रियली गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, राइट? बोलते हैं ना बचपन से कि लड़के रोते नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, अगर कुछ होता भी है तो वी आर टॉट नॉट टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो इस वजह से हम डॉक्टर के पास चले तो जाएंगे, बोल देंगे कि हाँ हमें फिजिकल में ये इश्यूज है. 80% ऑफ द पेशेंट्स आई सी ऑल्सो कम विद द कंप्लेन कि मेरे को बैक पेन हो रहा है, मेरे को स्टमक पेन है, मेरे दे कम विद फिजिकल कंप्लेंट्स. बाद में हम अनकवर कर पाते हैं कि वो फिजिकल कंप्लेंट्स के पीछे एक्चुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं. एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन, राइट? तन और मन. जब मन खराब रहता है, हाउ डू यू फील? फटीग रहता है, टायर्डनेस रहता है, एनर्जी नहीं होता है. बट व्हेन यू आर हैप्पी, खुश है, नाच रहे हैं, इतना एनर्जी आता है कि 4 घंटे तक यू कैन डांस, right? So this mind body connection is what we have to understand when we're talking about mental illness, and we have to promote this among our peers, जो आपके बगल में बैठे हैं, आपके दोस्त, क्योंकि they know you better, you know them better, right? And किसी के भी behavior में कोई change अगर आएगा, you will be able to notice that. Mental health में 3 चीजें हमेशा याद रखिए. First is your thoughts, second is your emotions, third is your behavior, right? हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही फील करेंगे. इफ यू थिंक यू आर अ फेलियर, हाउ विल यू फील? यू विल फील लाइक अ फेलियर, यू विल फील सैड, यू विल बी अपसेट, राइट? और बिहेवियर में क्या होगा? अच्छे से एग्जाम दे पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे? नहीं. ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड. सो इन चीजों को ध्यान रखना है, राइट? एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो बिन टॉकिंग अबाउट डाइट एंड टोबैको एंड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है विच वी कॉल सेल्फ रेगुलेशन, राइट? विच इज व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? कंट्रोल, विल पावर, राइट? सब कुछ साइकोलॉजी से आता है हमारा. वॉट एवर थिंग्स, आप जो आपको खाने का मन कर रहा है, जो खाने का मन नहीं कर रहा है, राइट? एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच वी एंगेज इन जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं. जब स्ट्रेस होता है, कौन कौन लोग ज्यादा खाना खाते हैं स्ट्रेस में, राइट? Everyone does that. सबका अलग तरीका होता है स्ट्रेस से डील करने का. But we have to find healthy ways to deal with stress, right? हैप्पीनेस जो है, वी आर लूजिंग द हैप्पीनेस. खुश कम नजर आते हैं, पैसा खूब है, गाड़ी मोटर है, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, प्रसन्नता नहीं है हैप्पीनेस में. तो पूरी बारी में आप कहेंगे कि हैप्पीनेस का इंडेक्स भारत का कहाँ है और कैसे हैप्पीनेस का उसका डेली लाइफ में पड़ा? ये जो आपने स्लाइड में दिखाया है, ये तो बकवास है. ओके, you cannot say that Palestine and Pakistan are 20-25 points ahead. और इतनी खुशी से इतनी तालियां पड़ी तो हैप्पीनेस इज देयर इन इंडिया. We feel we have to improve our happiness. We have to improve our happiness, and that is by finding happiness in small things every day. When I go into the medical college in the morning and I tell the watchman Jai Hind, I can see the smile on his face. That these small things are very important. We are forgetting that, and therefore instead of having a good happy life, we are increasing tension. So the idea is let happiness just flow. You do what to others, what you expect them to do to you, automatically there will be happiness.
शीबा मेरी कोलीग हैं, बहुत अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बट अब फिर भी मैं कहूँगा और इनके सामने ही कहूँगा, अगर आपको कोई मेंटल इशू लगता भी है तो इनके पास मत जाओ। इनसे 3 अच्छे डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, योर पेरेंट्स, बी ओपन विद योर पेरेंट्स। नंबर 2, योर टीचर्स, you should have a good relationship with your teachers. These are 2 group of people जो आपका बुरा कभी नहीं करेंगे। And third, have good friends. ये वाले फ्रेंड नहीं जिसने वो फेसबुक पे 10 बार लाइक कर दिया और सामने मिलेगा तो नजर भी नहीं मिलाएगा, वो नहीं, रियल फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये 3 डॉक्टर हैं तो आपको शीबा की जरूरत नहीं होगी।